दोस्तों, लाइट की स्पीड से सफर करने की सोच हमेशा से साइंस फिक्शन शैली के लिए आकर्षण की बात रही। वैसे प्रकाश की स्पीड कितनी है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड अविश्वसनीय तरीके से करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी उस स्पीड से आप 1 सेकंड में पृथ्वी का चक्कर 7 से ज्यादा बार लगा सकते हैं और तभी इंसान हमारे सौरमंडल के बाहर खोज करने के काबिल होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफी मशहूर है, जो ये तय करती है कि कोई भी जानी पहचानी चीज खालीपन में प्रकाश की स्पीड से तेज सफर नहीं कर सकती। और यही लिमिटेशन इस बात को मुमकिन नहीं बनाती जहां इंसान मिल्की वे के हमारे लोकल एरिया से बाहर की जगह की खोज करने के लिए स्पेस क्राफ्ट भेज सके। लेकिन ये सिर्फ अब तक की देखी गई बात थी और अब नासा फास्टर देन लाइट स्पीड स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करने के साथ साथ सभी फिजिक्स बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। अब आपको ये सोच किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर से सीधे आई हुई बात लगी होगी, और वो इसलिए क्योंकि वार्प ड्राइव को पहली बार स्टार ट्रैक में देखा गया था, जिसमें सुपरलुमिनल स्पेसक्राफ्ट को ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हुए दिखाया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से ज्यादा फोर्स में सफर करने के लिए भारी पैमाने पर काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के बदले उस चीज की जगह बदलकर थियोरेटिकली इस परेशानी को हल किया जा सकता है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि हमारे लिए लाइट की स्पीड से सफर करना मुमकिन होगा? नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में मौजूद द एडवांस प्रोपल्शन फिजिक्स लेबोरेटरी या ईगल वर्क्स लेबोरेटरीज नाम का एक छोटा सा रिसर्च ग्रुप है, जो स्पेसक्राफ्ट को आगे तक ले जाने के लिए नए तरीकों के बारे में अलग अलग थ्योरीज की जांच कर रहा है। इस लैब का मकसद एडवांस एंड थियोरेटिकल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज का पता लगाकर उसकी जांच करना है, ताकि सदी के अंत तक इंटरस्टेलर यात्रा के सफर लक्ष्य के साथ अगले 50 सालों में सोलर सिस्टम के मानवीय खोज को मुमकिन बनाया जा सके। इस टीम को डॉक्टर हैरल्ड सनी वाइट लीड कर रही हैं, जो 2000 के दशक की शुरुआत से प्रोपल्शन साइंस की सीमा पर काम कर रहे हैं। तब उन्होंने एक पेपर तैयार किया जिसमें उन्होंने अल्केबायर वार्प ड्राइव के सटीक इम्प्लीमेंटेशन को ठीक से समझाया। मिस्टर स्कॉट ने ये जानने की कोशिश की कि इस सोच को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि म्यूगल अल्केबायर असल में एक आदमी है जिसने स्टार ट्रैक के कुछ एपिसोड्स देखे और आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशंस को रिवर्स करने का फैसला किया ताकि वो स्पेस टाइम को कम कर सके, और इसीलिए शिप खुद लाइट की स्पीड से तेज रफ्तार में यात्रा नहीं कर रहा है। शिप स्पेस टाइम के जरिए बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक बुलबुले में मौजूद है और सामने ये स्पेस टाइम के ताने बाने को सिकुड़ता है और इसके पीछे फैलता है, जिससे ये प्रकाश की तुलना में तेज सफर करता है। इसमें एक दिक्कत सिर्फ ये थी कि ओरिजिनल प्रिडिक्शन में ये कहा गया था कि इसे ठीक से काम करवाने के लिए ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा की मात्रा का 1 अरब गुना लगेगा, लेकिन सालों से वैज्ञानिकों ने इसे सूर्य की ऊर्जा से कुछ गुना कम कर दिया और अब उनके पास ये जुपिटर के द्रव्यमान के बराबर है। डॉक्टर वाइट ने कुछ ही हफ्तों में अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने की कोशिश में वार्प को आकार देने का प्रस्ताव दिया। वे अपना ये आइडिया नासा तक ले गए और उनसे कहा कि जॉनसन स्पेस सेंटर में एक कमरा उन्हें दे दिया जाए, और फिर ईगल वर्क्स का जन्म हुआ। 3 मुख्य प्रोजेक्ट्स अब टेस्ट वार्प फील्ड को मंजूर कर रहे हैं, जो एक खाली जगह में क्वांटम पार्टिकल्स को ट्विक करके और कई रिसोनेंट कैविटी थ्रस्टर्स की जांच पर जोर पैदा कर रही है। मिस्टर स्कॉट ने खुलासा किया कि कैसे इन जांच के साथ पहले ही सफलता मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि ऐसी और भी कई सफलताओं की भविष्य में जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर वाइट ने 2013 में अपने कॉन्सेप्ट आर्ट का खुलासा किया ताकि ये पता चले कि शिप कैसे दिखेगा, जिसमें रिंग्स की खासियत हो जो वार्प बबल बनाती है।
जहां कई लोग ये मानकर चल रहे हैं कि प्रकाश की गति से यात्रा करना कभी भी मुमकिन नहीं होगा, वही डॉक्टर वाइट और उनकी टीम इस मामले में काफी आशावादी है। ये एक समस्या है जिससे वैज्ञानिक तो जूझ रहे हैं, लेकिन एक और समस्या सामने आई है जिसने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा कर रख दी। जी हाँ, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक कोर हमारे ग्रह से ज्यादा तेज घूम रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माना जाता है कि पिछले कुछ सालों में इसमें बदलाव आया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर ने घूमना बंद कर दिया है। जियोलॉजिस्ट ने पृथ्वी की गतिशीलता की स्टडी की, जिसके बाद ये पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक ठोस आयन कोर, जो आमतौर पर बिना किसी रुकावट के बाहरी आवरण के अंदर घूमता है, उसकी घूमने की गति अब बेहद धीमी हो गई है। सही सुना आपने, ऐसा ही कुछ इनमें से बहुत से लोग कह रहे हैं, लेकिन ये सच के नजदीक नहीं है। इस पर की गई नई स्टडी के मुताबिक पृथ्वी का आंतरिक कोर, जो पृथ्वी के बाकी हिस्सों में स्वतंत्र रूप से घूमता है, वो धीमा हो गया, और जो कोर है वो धीमा होता है और फिर अपनी रफ्तार को रेगुलर साइकिल में तेज कर देता है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस आयन का एक गेंद है जो सूर्य की सतह जितना गर्म है। ये लिक्विड मेटल की परत से घिरा हुआ है, जिसे बाहरी कोर कहा जाता है। लिक्विड मेटल की ये परत आंतरिक कोर को बाकी ग्रह से अलग करती है, जिससे कोर के लिए सतह से एकदम अलग स्पीड में घूमना मुमकिन हो जाता है। नई स्टडी ने कई लोगों को डरा कर रख दिया है। इस स्टडी को 23 जनवरी 2023 में चाइना के 2 वैज्ञानिकों द्वारा नेचर जियोसाइंस में पब्लिश किया गया। इन्होंने अपनी स्टडी में पिछले अर्थक्वेक डेटा का इस्तेमाल किया, जिससे ये पता लगाया जा सके कि पृथ्वी के आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह के मुकाबले तेजी से घूम रहे थे, लेकिन अब ये इतना स्लो हो गया है कि यह सतह के रोटेशन स्पीड जितना हो गया है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अब कोर सतह के मुकाबले और धीमी गति से घूमने लगेगा, और वही कोर के रोटेशन स्पीड का 70 साल का साइकिल बदल जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आंतरिक कोर लगभग आधे साइकिल के लिए पृथ्वी की सतह के मुकाबले तेजी से घूमता है, और दूसरे बाकी बचे आधे साइकिल में वो धीमा हो जाता है। आंतरिक कोर जब अपने तेज और धीमे फेज के बीच संक्रमण यानी ट्रांजिशनिंग करता है, तब ये कोर पृथ्वी के बाकी हिस्सों की स्पीड की गति में घूमता है। रोकना या पीछे मुड़ना, इन शब्दों को कोर की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो सतह के एक पॉइंट पर लगातार घूम रहे कोर की पोजीशन को बताता है। चलिए मान लीजिए कि अगर आप पृथ्वी की सतह पर एक पॉइंट पर खड़े हैं और आप सीधे अपने नीचे की ओर आंतरिक कोर पर एक स्पॉट बनाते हैं, तो स्पॉट आपके नीचे तब तक बना रहेगा जब तक पृथ्वी की सतह और कोर सेम स्पीड में घूमते रहेंगे, और अगर कोर सतह से तेज घूमता है तो स्पॉट आपके आगे निकल जाएगा, और अगर कोर सतह के मुकाबले धीमी रफ्तार में घूमता है तो ये स्पॉट आपके पीछे रह जाएगा, यानी ये स्पॉट आपको रिवर्स डायरेक्शन में दिखेगा, फिर भले ही वो उसी तरह से एकदम धीमा घूम रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना अहम क्यों है? आखिर क्यों इसने पूरी दुनिया को पागल बना रखा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि आंतरिक कोर की स्पीड में बदलाव पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन को समझा सकता है, जो मैग्नेटिक पोल्स के लंबे वक्त की चाल या दिन की लंबाई में मामूली बदलाव की वजह बन सकते हैं। लेकिन ये सब आंतरिक कोर के बर्ताव का सिर्फ एक अनुमान ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आंतरिक कोर को नहीं देख सकते, ऐसे में हम भूकंप के भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल इसे जानने में करते हैं। कुछ इसी तरह से 1936 में पृथ्वी के आंतरिक कोर को खोजा गया था। तब से वैज्ञानिकों ने आंतरिक कोर के बर्ताव को बनाने और इसे साबित करने के लिए इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब भी कई सवाल है, जैसे कि वैज्ञानिकों द्वारा रिपोर्ट किए गए बदलाव की स्लो स्पीड को कैसे सुलझाया जाए, जो बाकियों द्वारा रिपोर्ट किए गए कुछ तेज बदलावों के मुकाबले काफी अलग महसूस होते हैं। इसका पता लगाने के लिए सिर्फ एक तरीका है, और वो है और भूकंप के आने का इंतजार करना। ग्रह के दिल की स्पीड को मॉनिटर करने के लिए
भूकंपीय डेटा की लगातार रिकॉर्डिंग का एक लंबा इतिहास काफी अहम है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।